हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन से पहले हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस है क्या। तो हमारे जीवन में जैसे हम ये चीज़ जानेंगे कि दो तरह का चीज़ जो पहले पढ़े थे, लिविंग और नॉन लिविंग, ये जानना ज़रूरी है। लाइफ प्रोसेस उसी में होगा जिसमें लाइफ होगा, ठीक है। लिविंग थिंग जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से वो लिविंग कहलाते हैं। लिविंग थिंग जो भी होते हैं उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है। तो लाइफ में बहुत ऐसे चीज़ हैं जैसे हम जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं लाइफ को, ठीक है। तो जैसे सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, हम लोग मूवमेंट करते हैं, तो ये सब प्रोसेस होते रहते हैं लिविंग थिंग में, जिससे हम जैसे छोटे हैं उसका धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ग्रोथ होता है। तो ये सब क्या होता है, लाइफ प्रोसेस में आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कुछ मूवमेंट हमको दिखाई पड़ते हैं और कुछ होते हैं जो दिखते नहीं हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी होते रहते हैं, जैसे हम सोए हैं, बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि कुछ वर्क नहीं हो रहा है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट होते रहते हैं। जैसे हम अगर सोए हैं या बैठे हैं तो भी हम सांस लेने का ये जो प्रोसेस है वो हो रहा है हमारे अंदर। हार्ट बीट का जो प्रोसेस है वो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हम लोग के अंदर, जो हमें दिख नहीं रहा है वो सब प्रोसेसिंग हो रहा है इनरली। तो ये सब प्रोसेस जो दिख रहे हैं और नहीं दिख रहे हैं सब लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं। हम लोगों का बर्थ होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है और लास्टली डेड भी हो जाते हैं। तो ये लिविंग थिंग ही में होता है। तो जो भी प्रोसेस हम अपने जीवन को, लाइफ को बचाने के लिए करते हैं, जैसे लाइफ में अगर हम जिंदा रहना है तो हमें कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी हम बनाते हैं, अपने बॉडी में एनर्जी बनता है, साथ साथ हम जो सांस लेते हैं उससे उसका मतलब जो भी हम खाते हैं उसका फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी रिलीज होता है, जो हमारे शरीर में जो भी वर्क होता है, फंक्शन होता है, उसको करने के लिए एनर्जी मिल जाता है। वो एनर्जी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो हम फूड से लेते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस के लिए एनर्जी की बहुत आवश्यकता है। तो लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कॉमन है ऑल लिविंग बॉडी के लिए। तो कौन कौन से चीज़ कॉमन है, तो जो भी बेसिक फंक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये सब प्रोसेस कॉमन है ऑल लिविंग बॉडी में, ठीक है। अब क्या होता है, इन सब को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो लाइफ प्रोसेस का पहला भाग है, पार्ट 1 होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में न्यूट्रिशंस के बारे में। हम बहुत सारे चीज़ जानते हैं, ये जो भी न्यूट्रिशंस हमें प्राप्त होते हैं तो बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है, प्रोटीन हमें किससे प्राप्त होता है, फैट हमको किससे मिलता है, मिनरल्स किससे मिलता है, आयरन किससे मिलता है, ये सब चीज़ हम लोग बैक क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये सब न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। इन सब से हमको जो जो कहाँ से मिलता है ये भी हमको पता है। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहला मेन 2 काम होता है। पहला होता है जैसे जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को वो प्राप्त करता है न्यूट्रिशन से। और दूसरा हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है, जो भी टूट फूट होता है उसके रिपेयरिंग के लिए जो प्रोटोप्लाज्म हमारे बॉडी में होता है उसका निर्माण होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। अब जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी फूड होता है ऑर्गेनिज्म खुद बना लेता है, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप पर डिपेंड रहता है, अपना फूड खुद नहीं बनाता है, बस ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। क्लियर। अब हम लोग ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में प्रोसेसिंग क्या है ये जानना जरूरी है।
इस टाइप के न्यूट्रिशंस में ग्रीन प्लांट्स को लाते हैं। तो वो क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है जिससे वो अपना भोजन खुद प्राप्त करता है, बनाता है। ठीक है, अब हम लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझेंगे। ओके, तो ये प्रोसेस कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है बाय डिफ्यूज़न लीव से। ठीक है, इसमें लीव्स का जो इम्पोर्टेंस है, लीव का जो अपर पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, पहले इसको भी हम समझ लेते हैं। तो वो छोटे छोटे पोर्स से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज भी होता है और वाटर का भी ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये जो टाइनी पोर्स होते हैं इसको हम स्टोमाटा कहते हैं। इसका जो टाइनी पोर्स है उस 2 सेल उसके दोनों तरफ होते हैं जिसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। वो जो स्टोमाटा है इसी सेल की वजह से, गार्ड सेल की वजह से कंट्रोल होता है इसका। इसमें जब भी वाटर, जब एक्सेसिव वाटर इस यहाँ पर आता है स्टोमाटा के पास, तो वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है वहाँ पर, तो उसकी वजह से वो पार्ट स्वेल कर जाता है। और स्वेल करता है हायर कंसंट्रेशन के कारण ये ओपन हो जाता है। ठीक है, इसका स्टोमाटल पोर जो होता है ओपन हो जाता है और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवोपोरेट हो जाता है, ट्रांसपीरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब जब वो ट्रांसपीरेट होता है तो ये क्या होता है, श्रिंक कर जाता है स्टोमाटल पोर और वो क्लोज हो जाता है। तो ये ओपन होता है और क्लोज होता है, इस प्रोसेस में गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन होता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस लीव्स से वो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज कर लेता है लीव्स। ठीक है, लीव्स में CO2 का डिफ्यूजन होता है। जैसे ये प्रोसेस जो होता है तो उसमें हम लोग जो भी मटेरियल इसमें है, 4 चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये 4 चीज़ का इम्पोर्टेंस है। इन चारों में से एक के भी नहीं रहने पर ये प्रोसेस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो द मटेरियल इज टेकन इनटू द फॉर्म ऑफ CO2, वाटर, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसको हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। इस वजह से क्या होता है, फूड बन जाता है प्लांट में। इन सब प्रोसेसिंग से, ये प्रोसेसिंग होता कैसे है, तो लीव्स में डिफ्यूजन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्लोरोफिल जो ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट के रूप में पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। इसमें एक गुण होता है, ये क्या करता है, सूरज की रोशनी को, सोलर जो लाइट होता है उसको ट्रैप करने की क्षमता होती है। सनलाइट को क्लोरोफिल पिगमेंट्स ने ट्रैप किया और वो सनलाइट क्या किया, वाटर को 2 भाग में स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, H और O। ठीक है, तो ये टूट जाता है। पहला काम यही करता है। सनलाइट का काम बस इतना है कि ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं उसको ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है उस लाइट को, और वो लाइट आता है लीव्स में और वाटर को 2 भाग में स्प्लिट कर देता है, H और O में तोड़ देता है। ये प्रोसेस जो होता है लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इतना प्रोसेस को कहा जाता है लाइट रिएक्शन। पहला भाग जो लाइट रिएक्शंस कहलाता है। और दूसरा काम ये होता है कि ये जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। ओके, 2 काम हुआ पहले प्रोसेसिंग में। अब आगे रिएक्शंस होते हैं, तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन होता है कार्बन के साथ। अब CO2 उधर बचा है, CO2 H2O तो तोड़ दिया, जो लाइट एनर्जी आया जिसको क्लोरोफिल ने कैच किया, एब्जॉर्ब किया, तो वो आकर लीफ में H2O वाटर को 2 भाग में तोड़ दिया। ठीक है, अब बच गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़कर क्या करता है, रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं उसमें, वो उसके साथ रिएक्शन करके
ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। जो प्लांट में पहले एनर्जी है, उस एनर्जी को यूज़ करके वो ग्लूकोज बनाया रिडक्शन रिएक्शंस के साथ, तो उसका फूड बन गया। और इस प्रोसेसिंग में क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ट्रांसपीरेट हो गया और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में आउट हो गया बाई लीफ, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग पूरा हो गया, जिसकी वजह से प्लांट का भोजन तैयार हो गया ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। एकदम अच्छी तरह समझ गए। तो ये दूसरा पार्ट, इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोसेसिंग विदाउट लाइट होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये पूरे प्रोसेसिंग में जब भोजन बन जाता है तो इस प्रोसेसिंग को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है तो वो जनरली जैसे अगर टेम्परेचर राइज करता है, लाइट इंटेंसिटी राइज होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेसिंग भी राइज होता है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको जानना है। अब एक चीज़ होता है जब एक्सेस हो जाता है टेम्परेचर, जैसे नॉर्मल से ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होने लगता है और बहुत ज़्यादा होने पर ये बंद भी हो जाता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो एक लिमिटेशन तक वो इंक्रीज करता है, तो ये प्रोसेस इंक्रीज करता है, और एक्सेस इंक्रीज होने पर वो ख़त्म हो जाता है, वो डिक्रीज होता है या नहीं होता है। तो इसको हम लोग समझेंगे। अब जैसे बहुत सारे डेजर्ट प्लांट हैं, डेजर्ट में क्या होता है, वाटर की कमी होती है और लीव्स में जितने स्टोमाटल पोर्स होते हैं वो बहुत सारे वाटर को ट्रांसपीरेट कर देते हैं। तो अगर जहाँ वाटर कम है तो ज़्यादा वाटर ट्रांसपीरेट होगा तो प्लांट मर जाएगा, क्योंकि वहाँ तो वाटर कम है और क्या है, वहाँ डेजर्ट में क्या होता है, ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वाटर के बिना बाद में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, भोजन भी नहीं बनेगा और प्लांट डेड हो जाएगा। तो वैसे नेचर में उस जगह पर सब कुछ भगवान सब चीज़ का व्यवस्था किए हैं। देखते हैं डेजर्ट प्लांट है तो वहाँ पर क्या किए, उसके लीव्स को बहुत छोटे आकार में बना दिया। जनरली देखोगे डेजर्ट में कैक्टस वगैरह होते हैं जिसके कांटे निकले रहते हैं, तो वो कांटेदार जो संरचना होती है वो एक्चुअली लीफ होता है, जो लगता नहीं है, वो पतला पतला लीफी होता है, ठीक है। और वो जो मोटा जो वैक्सी टाइप का एक प्लांट का पार्ट होता है, तो वो उसका क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है। वो वाटर लॉस होने को रोकता है, प्लांट के अंदर जो भी वाटर है उसको सेव करता है। और जो लीव्स का पतला लीव्स होता है, छोटा लीव्स होता है, तो उसमें स्टोमाटल पोर्स भी कम होंगे, जिससे वाटर का ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ वाटर सेव होता है और उसी वजह से वहाँ पर छोटे छोटे लीव्स वाले प्लांट होते हैं, ठीक है। अब जो होता है जैसे एक्वेटिक जो पार्ट होता है, जहाँ ये प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, पानी सफिशिएंट होता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट के लीव्स पाए जाते हैं। अक्सर देखोगे, वॉच करोगे, जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ के प्लांट का लीव का जो शेप होता है बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ सफिशिएंट वाटर है, बहुत अच्छे तरह से ट्रांसपीरेट होता है, उसको वाटर की कमी नहीं होती है, वाटर लॉस नहीं सहना पड़ता है। तो नेचर होता है जहाँ के क्लाइमेट का, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का प्लांट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लांट। और प्लांट में एक चीज़ है, जैसे वो अपने जितने भी वाटर उसके बॉडीज़ में होते हैं, जो उसका 10% ही वो यूज़ करता है, बाकी 90% वो ट्रांसपीरेट कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग हो गया फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस कहाँ पर कैसे होता है इसकी भी आपको जानकारी हुई। अब हम लोग जैसे ये ऑटोट्रॉप में हो, ऑटोट्रॉप में जितने ग्रीन प्लांट आए जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन एक चीज़ है, जैसे कुछ ऐसे प्लांट है जो ग्रीन नहीं है फिर भी उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। कहीं कहीं थोड़े लाल और ब्राउन टाइप के भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, वही तो उसकी वजह से उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसमें
ये पिगमेंट्स नहीं होता है क्लोरोफिल का। प्लांट्स होते हैं भी तो वो अपना फूड नहीं बना पाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे मशरूम वगैरह होते हैं जिसमें वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इस तरह के प्लांट दूसरे प्लांट के बॉडी से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉप के बारे में। ऑटोट्रॉप के बारे में पूरी तरह समझ गया क्या प्रोसेसिंग होता है, वो अपना भोजन कैसे बनाता है। और इस इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस इक्वेशन को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अपने बुक्स का हेल्प करके इसको पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हो गया ऑटोट्रॉप। अब हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप में है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड रहते हैं ऑटोट्रॉप पर। ये हेट्रोट्रॉप अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। होलोजोइक, सेप्रोजोइक और पैरासाइटिक, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हो किस टाइप के आते हैं इस न्यूट्रिशन में? तो इसमें वैसे एनिमल्स आते हैं जिसका खाना जो होते हैं, खाना के लिए माउथ का इम्पोर्टेंट होता है, माउथ होता है, ठीक है। उसके बाद वो अपना प्रोसेसिंग करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है सेल में और इसको यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो ये हो गया होलोजोइक। होलोजोइक में अमीबा को रखा गया है, ठीक है। तो अमीबा का माउथ तो नहीं होता है, मगर इसका जो आउटर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके द्वारा डिफ्यूजन से ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें, ठीक है। अब सेप्रोजोइक, जो मरा हुआ सड़ा गला जो भी एनिमल्स होता है उसके डेड बॉडी से ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो इस तरह का जो भी टाइप होता है उसको सेप्रोजोइक या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है पैरासाइटिक। इसमें क्या होता है, मरे हुए गले हुए प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ये जीवित प्लांट और एनिमल्स पे इस डिपेंड होके अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह का जो टाइप होता है वो पैरासाइट कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइप का, होलोजोइक, सेप्रोजोइक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो हेट्रोट्रॉप में होता है, ठीक है। अब हम लोग एक पढ़ेंगे, जैसे हमारे बुक्स में अमीबा के बारे में स्पेशल पढ़ना है। जैसे अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हमारे बुक्स में एनसीईआरटी में इसको अलग से बताया गया है। तो हमको जानना होगा अमीबा का प्रोसेसिंग क्या है न्यूट्रिशन का। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उसका शेप हमेशा बदलता रहता है। तो उसको कोई माउथ जैसा कुछ नहीं होता है उसके बॉडी में जिससे वो कोई फूड ले, और ना ही वैसा कोई उसको आउट करने का कोई ऑर्गेन होता है या कुछ ऐसा चीज़ होता है। तो वो उस अपने फूड हैबिट के अकॉर्डिंग अपना शेप और साइज़ बदलता रहता है, ठीक है। तो उसका जितना भी जो न्यूट्रिशन होता है डिफ्यूज़न के द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के द्वारा इसका सारा प्रोसेसिंग होता है। तो देयर इज़ नो माउथ और एनी अदर ऑर्गेनल इन अमीबा फॉर इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। तो इनटेक करने के लिए कोई ऐसा माउथ नहीं होता है बॉडी में। एक जैसे उसके सामने अगर कोई भोजन आता है फूड के रूप में, तो वो क्या करता है, उसके बॉडी से कुछ ऐसा उंगली जैसा चीज़ निकलने लगता है जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। इसका क्या रोल है, वो इनगल्फ कर लेता है फूड। जो भी फूड सामने अगर उसके आया तो उसको इनगल्फ कर लेता है, वो घेर लेता है उस स्यूडोपोडिया से, जो एक फूड वैक्यूल की तरह बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होने लगते हैं। अब क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, ये डिफ्यूज कर जाता है पूरी तरह फूड वैक्यूल में, इसका डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब एब्जॉर्ब फूड क्या होता है, बॉडी में जो भी एब्जॉर्ब हो गया फूड वो एनर्जी देता है पूरे बॉडी में। वो फूड जो होता है चला जाता है साइटोप्लाज्म में।
अब अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड जो होता है, जो फूड वैक्यूल से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आउट होना है, तो क्या होता है, अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके बॉडी में बन गए, वो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चले गए, पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिल गया। अब जो वेस्टेड मटेरियल है उसके निकलने के लिए उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक जगह छोटा सा रैप्चर होता है, टूट जाता है, और उस छेद से वो जितना भी वेस्टेज मटेरियल जो है वो आउट हो जाते हैं और तुरंत उसका रिपेयर हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर नहीं हो तो जितने भी उसके जो प्रोटोप्लाज्म में जो जीव द्रव्य में जो चीज़ होता है सब आउट हो जाएंगे उसके साथ, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है अमीबा में होता है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कैसे न्यूट्रिशन लेता है अमीबा। तो अमीबा आप इसमें एनसीईआरटी की बुक में जो 4 फिगर के साथ उसको प्रोसेसिंग को दिखाया गया है उसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी प्लांट्स में पढ़ लिए, ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशंस के बारे में कुछ पढ़ लिए, अब ह्यूमन में कैसे होता है। अब हम लोग जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आते हैं उसमें कैसे होता है। अब जैसे सिंपलर ऑर्गेनिज्म जो है, सिंपल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में तो बाय डिफ्यूजन सारे प्रोसेस हो जाते हैं एक सारे, लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को अगर डिफ्यूजन से सारे प्रोसेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हर ऑर्गन अलग अलग काम के लिए बना है। सांस लेने के लिए अलग बना है, भोजन को पचाने का अलग बना है। ठीक है, हर वर्क करने के लिए एक अलग ऑर्गन बना हुआ है। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, हर काम का एक ऑर्गन बना है। जैसे हम लोग का ह्यूमन में मल्टी सेल्यूलर में जो ऑर्गन है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, जो कैसे डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, कौन कौन से अंग उसमें इंक्लूडेड हैं, साथ में कैसे होता है, सारे प्रोसेसिंग कैसे होते हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का बुक में दिया है, फोटो भी दिया है उसके साथ, आप सामने रख के उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पिक्चर तो ड्रॉ नहीं की हूँ, तो आप बुक्स देख लेंगे, बुक्स से अपने सामने रख के उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, हम लोग का कैसे होता है, भोजन लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए, हम लोग भोजन को यूज करते हैं, भोजन लेते हैं। तो भोजन खाते हैं हम लोग कैसे, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है। तो ये सारे प्रोसेसिंग में पहला चरण जो होता है माउथ का होता है। ठीक है, हम भोजन लेते हैं बड़े बड़े टुकड़े में। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, जिसको हम लोग मुंह से, माउथ से लेते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है, वो जाता है तो पहला काम किसका होता है, दांत का, उसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। ठीक है, तो थोड़ा हम दांत के बारे में भी जान जाएं। तो जब माउथ में क्या खाना जाता है तो सबसे पहला काम काटने का दांत करता है। तो दांत कैसा होता है, दांत हमारे माउथ के अंदर जबड़ा होता है ऊपर और नीचे। ठीक है ना, मुंह के अंदर ऊपर और नीचे जबड़ा होता है। ठीक है, जबड़े में मसूड़े के अंदर दांत लगा होता है। ठीक है, दांत क्या होता है, एक तो धंसा होता है जहाँ मसूड़े में, तो उस पार्ट को रूट कहा जाता है, और जो ऊपरी भाग होता है उसको क्राउन कहते हैं। ठीक है, अब ये दांत जो होता है डेंटाइन, उसके चारों तरफ एक एनामेल से ये घिरा रहता है, जो उसका प्रोटेक्शन करता है, दांत का प्रोटेक्शन करता है। और ये हड्डी से भी कड़ा होता है और पीले रंग का होता है डेंटाइन। ठीक है, और ये एनामेल की वजह से सुरक्षित रहता है। जब हम लोग कोई भोजन अगर मुंह में डालते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है, ज़्यादातर स्वीट्स वगैरह जो खाते हैं तो अक्सर बच्चे माउथ वॉश नहीं करते हैं, या हम लोग भी बड़े भी माउथ वॉश नहीं करते हैं। तो अंदर में क्या होता है, जो भोजन के साथ जो भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो रिएक्ट करके उसको, शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये एसिड धीरे धीरे दांत को सॉफ्ट बना देता है और उसमें
क्या होता है, वो कमज़ोर हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो दांत खराब होने लगता है। इसीलिए जब भी कुछ खाओ तो माउथ वॉश ज़रूर करना, ठीक है। अब दांत जो होते हैं 4 तरह के होते हैं, 4 भाग में बांटा गया है। जितने भी एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनमें कितने दांत होते हैं सबको पता है, 32 होते हैं ना। तो 32 दांत में उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। उसको क्या क्या कहा गया है, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, 4 भाग में। आप अपनी बुक्स में इसको देख लेंगे कि कहाँ कहाँ कौन भाग को इंसाइजर, किसको कैनाइन या किसको प्रीमोलर और किस पार्ट को मोलर कहा गया है, ठीक है। वो क्लियर दिया है बुक्स में और आप समझ लेंगे इसको। तो चलिए, दांत का बात तो हो गया। अब पहला भोजन गया तो उसको दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, ये काम कर दिया। अब माउथ के अंदर टंग भी होते हैं। टंग में क्या होता है, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें टेस्ट का पता चलता है। अब कैसा है खाना, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, जो भी उसका स्वाद है, इस टेस्ट बर्ड जो होते हैं उसकी वजह से हमें फील होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स उसको कहते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स जो होते हैं सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे कहीं हम जाते हैं, चाहे कहीं भी मेट्रोज़ में जाते हैं, तो अगर हम कहीं लिफ्ट से भी जाते हैं तो जहाँ डोर होता है, जैसे वहाँ पे जाते हैं तो डोर ओपन हो जाता है, फिर हम उसमें इन करते हैं, फिर वो क्लोज़ होता है, तो उसको पता है कि अब हमको क्लोज़ होना है और हम ओपन होना है। तो उसी तरह हमारे बॉडी में भी अगर जैसे कुछ जाता है माउथ के अंदर, तो अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे ग्लैंड्स जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं। उनको लगता है अब आ गया, अब हमारा सिक्रीशन स्टार्ट होना है, अब हम अपना काम करेंगे, तो तुरंत उनका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही माउथ में खाना जाता है तो सैलिवरी ग्लैंड से एक एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज सिक्रीट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे सैलिवा लाड़ जो बनता है वो फूड को नरम बनाता है, ठीक है। तो नरम बना के उसको गले के अंदर भेजकर स्टमक तक जाना है तो उसको मुलायम बनाता है, वो अपना काम करता है। सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा सिक्रीट होता है और भोजन को थोड़ा सॉफ्ट बना देता है। उसके बाद वो हमारे इस नली के द्वारा स्टमक तक जाता है। अब इस नली को क्या कहते हैं, इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में जो यहाँ से नली स्टमक से एनस तक जाता है, इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये 8 to 10 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये लंबाई इसका क्या है, 8 to 10 मीटर, ठीक है। ये क्या हो, लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, ये बहुत ही लंबे ट्यूब की तरह दिखता है। ये माउथ से एनस तक होता है इसकी लंबाई। अब हम जो भी खाना खाते हैं, बहुत तरह के खाना खाते हैं, वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड, ठीक है। तो इसको क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर जो सैलिवा निकला वो सॉफ्ट करके इस कैनाल के द्वारा स्टमक तक भेजता है। तो इस कैनाल तक जाने से पहले हमारे गले में भी 2 भाग होते हैं, लैरिंग्स, फेरिंग्स, फूड पाइप, फिर विंड पाइप वगैरह सब होते हैं। तो इन सब से होते हुए ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको फूड पाइप भी बोला जाता है। और ये यहाँ गले से लेकर स्टमक तक का जो भाग होता है उसको ओसियोफेगस बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ओसियोफेगस होता है, यहाँ पर गले के पास एक एपिग्लॉटिस होता है, एक चपटा सा कुछ होता है जो जब खाना हम लोग खाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे भोजन को सांस नली में जाने से रोकता है, विंड पाइप में जाने से रोकता है। जैसे ही भोजन हम निगलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे गिर जाता है, ठीक है। तो वो एपिग्लॉटिस होता है जो ऐसे गिर जाता है। तो खाना जो होता है ओसियोफेगस से सीधे स्टमक में जाता है, वो विंड पाइप में नहीं जाता है, ठीक है।
तो ये भोजन ऑसियोफेगस में क्या होता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं। इस वजह से क्या होता है, फूड आगे बढ़ता है और वो धीरे धीरे स्टमक में चला जाता है। इस ऑसियोफेगस में कोई ऐसा एंजाइम रिलीज नहीं होता है, ना ही कोई रिएक्शंस होते हैं। वो सीधे उस सॉफ्ट फूड को लेकर सीधे स्टमक में डाल देने का काम करता है, ठीक है। और स्टमक में जाता है, जैसे ही स्टमक में जाता है तो स्टमक के वाल में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं, अब उससे बहुत सारे सिक्रीशन होने लगते हैं, ठीक है। तो वॉल कैसा होता है, हमारे स्टमक का वाल जो होता है उसके वो मस्कुलर होता है, ठीक है। और उसके अंदर कुछ धंसा धंसा जैसा पार्ट होता है जिसमें ग्लैंड्स होते हैं, और वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, कुछ सिक्रीशन करते हैं एंजाइम्स का, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स स्टमक में होते हैं वो कितने 3 तरह के सेल होते हैं उसमें, ठीक है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इसमें 3 तरह के सेल होते हैं। कौन कौन, म्यूकस सेल होते हैं, ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, जाइमोजेन सेल होते हैं, ठीक है। ये 3 सेल से जो सिक्रीशन होता है वो क्या क्या होता है, इसको अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। तो जो म्यूकस सेल है उससे म्यूकस रिलीज होता है, सिक्रीशन होता है म्यूकस का। और जो ऑक्जेंटिक सेल है उससे HCl का सिक्रीशन होता है, इसको अच्छी तरह नोट कर लेना, ठीक है। और जो जाइमोजेन सेल होता है उससे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है। ये 3 तरह का सेल जो सिक्रीशन करता है, तीनों सिक्रीशन को मिलाकर हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन आरंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब ये जो रिलीज कर रहे हैं तीनों का काम क्या होता है। अब फूड तो आ गया, ठीक है, हमारे स्टमक में आ गया फूड। अब पहला काम HCl करता है, उसको फूड को एसिडिक बना देता है, ठीक है। फूड को एसिडिक बना दिया, एसिडिक बनाने के बाद उसके बाद इसका काम क्या होता है, जो भी फूड के साथ बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं उसको किल कर देता है, HCl उसको किल कर देता है। और HCl एक और काम करता है, HCl क्या करता है, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्टीन नामक एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। क्या करता है HCl, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। और ये एंजाइम क्या करता है, भोजन के प्रोटीन पर काम करता है और उसे पेप्टोन में बदल देता है। क्लियर। ये 3 काम HCl करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, बैक्टीरियाज किल करता है, और जो प्रोटीन पर जो एंजाइम काम करता है उससे उसका पेप्टोन में कन्वर्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 काम HCl का। अब क्या होता है, HCl का जो हो गया, अब म्यूकस का काम है। म्यूकस क्या करता है, जो HCl स्टमक में रिलीज होता है तो उससे स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। वो फैल जाता है और स्टमक वाल पर HCl को जाने नहीं देता है, उसका प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस का हो गया। और जो एंजाइम्स हैं उस पर, भोजन पर अपना काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो काम होता है स्टमक में इतना होता है, ठीक है। एंजाइम्स स्टमक में फैट पर भी काम करते हैं, फैट को कन्वर्ट करते हैं ग्लिसरॉल में, बाकी फिर इंटेस्टाइन में जाकर होता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो स्टमक में भी हो जाता है एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है। तो इतना काम स्टमक में आके पूरा हो गया। स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अभी भोजन कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये क्या होता है, लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, अप्रॉक्स 6 मीटर लॉन्ग होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो जितना फूड है एग्जिट हो गया स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हर ऑर्गेनिज्म में डिफर करता है
लेंथ। क्यों? तो द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अब हर्बीवोरस और कार्निवोरस, हर्बीवोरस क्या होते हैं? ईटिंग ग्रास नीडेड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो सेल्यूलोज का पाचन करना होता है जिसमें समय लगता है, इसलिए इसका इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है। और जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उन्हें मीट को डाइजेस्ट करने में बहुत कम समय लगता है, ईजियर टू डाइजेस्ट होता है, जिससे उसके जो इंटेस्टाइन की लंबाई है वो लॉन्गर नहीं होते, स्मॉलर होते हैं। ठीक है, तो फूड हैबिट के अकॉर्डिंग इंटेस्टाइन की लंबाई होती है, दोनों में कार्निवोरस और हर्बीवोरस में चेंज डिफर करते हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है हमारे लिए। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 भाग होता है, पहला ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये जो मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है इलियम पार्ट में जाकर पूरा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको ये भी कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है ना, ये ऐसा जगह है जहाँ इन सब तीनों चीज़ का पूर्णतः पाचन होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या फूड जो हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में आया है तो पूरी तरह एसिडिक मीडियम में है, पूरी तरह एसिडिक मीडियम है, तो अब इसको हमको आगे का जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इस पर काम करेगा, तो इसके लिए इसका अल्कलाइन मीडियम में बदलना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो काम नहीं करता है। तो पहला काम लीवर का स्टार्ट होता है। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी के का, तो ये 1.5 kg वेट का होता है और सबसे बड़ा ग्लैंड होता है ये। तो ये लीवर क्या होता है, अपना काम करना शुरू कर देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया पूरे एसिडिक मीडियम में, तो लीवर से 2 चीज़ बनता है। जैसे लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस गाढ़ा हरे रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, ये मतलब डेंस होता है और ग्रीन कलर का होता है, और ये लीवर से इसका सिक्रीशन होता है बाइल जूस का। ठीक है, और दूसरा ये बाइल सॉल्ट भी निकलता है जिसका फैट पर काम होता है। ठीक है, तो बाइल जूस क्या करता है, सबसे पहले भोजन जो एसिडिक मीडियम में आया है ये जूस उसको अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और दूसरा बाइल सॉल्ट जो होता है हमारे फैट पर काम करता है, जो फूड के साथ फैटी होता है सब्सटेंस, उस पर उस लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर ग्लोबुल्स में बदल देता है। ठीक है, तो ये 2 काम कर दिया बाइल जूस। अब है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज दूसरा बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी का, पहला लीवर है, दूसरा बड़ा ग्लैंड पैनक्रियाज है। बहुत सारे डक्ट्स होते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट जो अपना काम करते हैं। अभी हम लोग मेनली यही देखेंगे जो पैनक्रियाज से सिक्रीशन होता है, जो भी जूस एंजाइम सिक्रीट है वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि अब अल्कलाइन मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम नहीं रहा, तो अब पैनक्रियाटिक जूस इस पर वर्क करेगा। ठीक है, अब इसका फैट जो होता है इमल्सिफाइंग हो गया, बाइल जूस आया, इन सब का इमल्सिफाइंग हो गया। अब इस पर पैनक्रियाटिक जूस का काम शुरू हो जाता है। तो द पैनक्रियाज सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एंड लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। ठीक है, लाइपेज इमल्सिफाइंग फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। ये काम पैनक्रियाटिक जूस ने कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, तीसरा जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से जो ग्लैंड्स होते हैं उससे सिक्रेट होते हैं, जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं।
अब ये जूस के सिक्रीशन होने के बाद से फूड का पूरी तरह डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो द एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्टेड द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, complex carbohydrates into glucose and fats into fatty acid and glycerol। फुली डाइजेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये सब जो प्रोसेसिंग होता है सारे कंप्लीट हो गए, भोजन का पूरा डाइजेशन हो गया। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। वो न्यूमरस बहुत सारे होते हैं उसमें, और उसके साथ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं जो पचे हुए भोजन है, डाइजेस्टेड फूड हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करता है, सारे फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड वेसल के द्वारा बाई ब्लड पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये विलाई का काम हो गया, सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके वो डिफ्यूजन बाय डिफ्यूजन एब्जॉर्ब करता है और पूरे बॉडी में उसको भेज देता है। सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे एनर्जी हमारी पूरे बॉडी में चले गए। अब जो रेसिड्यू बचा, जो भी वेस्ट मटेरियल, अनएब्जॉर्ब फूड जो बचा, तो वो सब क्या होता है, चलाया लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को जो जोड़ता है उसको, उस भाग को हम लोग सीकम कहते हैं। उसके बाद दो भाग में लार्ज इंटेस्टाइन बढ़ जाता है, कोलोन और रेक्टम, ठीक है। तो सीकम से वो सारे अनडाइजेस्टेड फूड जो होते हैं, वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं उसमें, जो वेस्टेज होते हैं, सारे जो भी रेसिड्यू होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और बाई एनस उनका बॉडी से एक्सपेल आउट होता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग हमारे बॉडी का जो हुआ डाइजेशन का प्रोसेस, वो मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे आके पूरा ख़त्म हो गया। अब आप लोग इसको अच्छी तरह अपने बुक्स में देखेंगे सारे प्रोसेसिंग को, तो पूरी तरह क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। मैंने जो बताया और जो आप बुक्स में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने अपने इजी लैंग्वेज में, अपने भाषा में इसको समझाने की कोशिश की कि आप अच्छी तरह समझ के आएंगे। तो किसी भी लैंग्वेज में आप इसको समझ लेंगे, केवल समझना ज़रूरी है। तो भाषा कोई भी हो, बाद में आप उसको अच्छी तरह समझ लेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा और इसके सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा। न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप बनाइएगा। स्कूल ओपन होने के बाद सारे फेयर कॉपी में मुझे वो दिखने चाहिए। वो सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर, उनको आप समझ के आइएगा। हम लोग डिस्कशन भी करेंगे क्लास में। और जितनी एक्टिविटीज़ वगैरह दिए हैं उनको भी आप बनाने की कोशिश करिएगा, करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जितने एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं बुक्स में, जितने भी दिए हैं सब आप बनाएंगे। सारे न्यूट्रिशंस के क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए और खुलने पर उसका टेस्ट भी होगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट्स है, तो आप उसको नोट करके रखेंगे। स्कूल खुलने के बाद हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह पढ़िएगा। आगे का क्लास फिर हम रेस्पिरेशन का लेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, फिर एक्सक्रीशन का, 1 बाय 1 होगा, क्लास चलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।